Hey students, myself Pooja Patwa, and today we are going to read chapter 4 from the book First Flight. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. It is written by Anne Frank only. Let us have some of the introduction to Anne Frank. Annalise Marie Anne Frank, 12th June 1929 to February March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. तो उसका पूरा नाम एनालिस मैरी एन फ्रैंक था. शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 एंड शी डाइड इन फेबररी और मार्च 1945. तो उसकी डेट या मंथ कंफर्म नहीं है कि कहाँ कब उसकी डेथ हुई थी. शी वॉज बॉर्न जर्मन एंड बॉर्न ज्यूइश गर्ल, मतलब ज्यूइश रिलीजन से बिलोंग करती थी वो. उसने ये डायरी तब लिखी थी जो अपनी फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, जब जर्मन जो है वो नीदरलैंड्स पे कब्ज़ा कर रहे थे. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. तो जब नाजीज ने अपना कब्ज़ा कर लिया था जर्मनी पे, तो वो अपनी फैमिली के साथ एम्स्टर्डम चले गए थे. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. और तब वो फंस गए एक तरह से वहाँ पे, जब उनका जो नाजीज़ का कब्ज़ा था वो नीदरलैंड की तरफ बढ़ गया, मतलब उनका नीदरलैंड पे भी कब्ज़ा हो गया. एज persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो जब उन पे अत्याचार ज्यूइश पॉपुलेशन पे बढ़ गए तो फिर क्या हुआ, वो अपनी फैमिली के साथ जुलाई 1942 में कहाँ चले गए, ओटो फ्रैंक उसके फादर का नाम था, उनकी ऑफिस बिल्डिंग के हिडन रूम्स में चले गए. वहाँ पे वो छिप गए और 2 साल उन्होंने ऐसे ही छिप के बिताए. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. तो 2 साल छिपने के बाद ग्रुप, मतलब उनके जो ग्रुप था उनको बिट्रे करके धोखे से कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में ले गए, जहाँ पे जो एनी थी वो टाइफस से मर गई. तो उसकी जो सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, जो उसकी बड़ी सिस्टर थी, पहले उनकी डेथ हो गई और कुछ दिनों के बाद ही एनी भी टाइफस से मर गए. हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. तो जब जो उसके फादर, पूरे ग्रुप में से सिर्फ उसके फादर ही बचे थे, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई तो वो वापस एम्स्टर्डम गए टू फाइंड आउट दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और उनको वहाँ पे उसकी डायरी मिली. किसकी डायरी मिली? एन फ्रैंक की. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो उनको लगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, तो उन्होंने इस जो उसकी डायरी थी एन की, उसको पब्लिश करवाया इंग्लिश लैंग्वेज में और उसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. तो ये एक्चुअल में जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. अब ये जो डायरी थी वो एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पे गिफ्ट गई थी. उसके जो क्रॉनिकल इवेंट्स है 12 जून 1942 से लेके उसकी लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 तक की सारी जो उसकी लाइफ में हादसे हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सारी मेंशन की हुई हैं. इट वाज इवेंचुअली उसके बाद उसे डच लैंग्वेज से कई और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया और इससे क्या हुआ, वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक हो गई. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपरा बेस्ड ऑन द डायरी. तो डायरी के बेस पे बहुत सारी फिल्म्स बनी है इसी डायरी की, जो लिखा हुआ है उस पर टेलीविजन सीरियल्स बने हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हुए एंड ओपरा भी हुआ है. Described as a work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate explanation of daily life under Nazi occupation. तो जब नाजीज ने कब्ज़ा करके रखा हुआ था उन पे,
ज्यूइश लोगों पे, उन पे जो अत्याचार कर रहे थे। तो एक तरह से पूरा मैच्योर माइंड का वर्क लगता है ये, और उससे हमें डेली लाइफ पता चलती है कि लोगों की उस टाइम पे वो कैसे जीवन जी रहे थे। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टम्स। तो एन फ्रैंक जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है, और उस वन ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. तो now Anne Frank has started writing her diary. तो वो स्टार्टिंग में क्या लिखती है कि डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरी जैसी लड़की के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कहती सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने आज तक कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नीदर I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. क्योंकि उसे लगता है कि इवन कोई भी, इनफैक्ट वो खुद भी या कोई और भी 13 ईयर ओल्ड गर्ल की क्या थॉट्स होंगे, क्या वो सोचती थी या क्या करती थी, उसके बारे में कोई भी पढ़ने कभी इंटरेस्टेड नहीं होएगा। तो म्यूजिंग्स मीन्स अ पीरियड ऑफ थॉट, मतलब जब कोई बंदा सोचता है, सोचने वाला, याद करने वाला, रिफ्लेक्शन वाला टाइम, पुराने टाइम के बारे में सोचने वाला, उसको म्यूजिंग्स कहता है। तो उसको लगता है कि कोई भी ना तो वो ना ही कोई और उसके इंटरेस्टेड होएगा कि वो जब 13 ईयर ओल्ड थी तो वो क्या सोचती थी और क्या करती थी। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो कहती है अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ या कोई और पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा जब बाद में। तो कहती है मुझे अब लिखना है तो लिखना है। तो शी सेइंग के मुझे ज़रूरत है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं, मेरे मन में हैं, उनको मैं लिखूं, तो मैंने लिखना है। तो इस टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ऑफ माई चेस्ट का मतलब है कि उन चीज़ों से छुटकारा पाना या किसी से शेयर करना। तो अब जो उसके ख्याल हैं वो सभी कहती है कि मैं अपनी डायरी के साथ लिख के मैं उनसे रिलीव हो जाऊँगी, मैं छुटकारा पा लूँगी। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो listless means with no energy or interest. तो उसको लगता है कि जो तो एन को लगता है कि जो पेपर है उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, और उसको इस चीज़ का ख्याल तब आया जब वो घर पे थोड़ी सी बोर हो रही थी, डिप्रेस्ड मीन सैड थी, और उसने अपनी चिन जो थी अपने हैंड्स में रखी हुई थी, और उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। लिस्टलेस मीन्स विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, और वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं बाहर जाके अपना मूड चेंज करूँ या मैं घर के अंदर रहूँ। I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो कहती मैं जो सोच रही थी, जो मैंने सोचा था वही ठीक था। तो ब्रूडिंग मीन्स एंगेज्ड इन और शोइंग डीप थॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन सैड, एंग्री और वरिड। तो मतलब उसने तब सोचना शुरू करा था कि लोगों जो पेपर है उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है। तो शी सेइंग कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है। सिंस कहती और मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं चाहती नहीं हूँ को कोई ये इसको बुक को पढ़े। स्टिफ बैग मीन्स जो मतलब बाइंडिंग वाली गत्ते वाली बुक है, नोटबुक है, जिसको कि डायरी बोलते हैं। कहती ना तो मैं किसी को पढ़ने दूँगी, और उसी को पढ़ने दूँगी अगर जब मुझे कोई रियल फ्रेंड मिलेगी। और कहती मुझे अब कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अब तो डायरी लिख रही हूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो कहती जिस चीज़ ने मुझे प्रॉम्प्ट किया, प्रोवोक किया ये करने के लिए, डायरी लिखने के लिए, वो ये चीज़ ये है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world.
एंड आई एम नॉट। कहती ये चीज़ मैं साफ़ कर दूँ कि क्योंकि कोई भी ये बंदा विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है दुनिया में। कहती मैं अकेली नहीं हूँ। I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. कहती मेरे पास एक लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की बहन है और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। मेरी फैमिली है। आई हैव फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम. नो ऑन द surface I seem to have everything except my one true friend. कहते हैं मैं बात करूं तो मेरे पास फैमिली है, मेरी आंट्स हैं, अच्छा घर भी है, मगर मेरे पास एक अच्छी सच्ची फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मस्ती करती हूँ, मजाक करती हूँ उनके साथ. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स. मैं कोई स्पेशल बातें नहीं करती हूँ उनके साथ. वो कहती मैं रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ की बातें होती हैं, आम बातें होती हैं, वही उनके साथ शेयर करती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं किसी के साथ इतना पास हो सकती, करीब हो सकती है. दैट्स द प्रॉब्लम. और यही प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कन्फाइड मीन्स ट्रस्ट करना किसी पे, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना कि प्राइवेट बातें बतानी. तो कहते शायद ये मेरी गलती है कि मैं किसी के साथ क्लोज नहीं होती. तो मतलब शी इज़ बिट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है कि वो अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती है. इन एनी केस दैट्स हाउ जस्ट हाउ थिंग्स आर. वो कहती ये ऐसा ही है. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल. लाइबल मीन्स मतलब चेंज नहीं होंगी. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. इस वजह से मैंने डायरी स्टार्ट की है. शी इज़ सेइंग कि मेरा मूड, मेरा जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी डायरी से अपनी बातें शेयर करूँ. टू एनहांस the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. एनहांस मीन्स इंक्रीज़ करना, बढ़ाना. तो कहती मैं अपनी डायरी की इतने जिस ऐसी फ्रेंड की जिसका मैं कब से वेट कर रही थी, उसकी मैं इमेज बढ़ाने के लिए मैं सीधा इसमें बातें या फैक्ट लिखना स्टार्ट नहीं कर दूँगी. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. तो मैं अपनी डायरी को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और वो कहती मैं अपनी इस फ्रेंड को किटी बुलाऊँगी. तो शी हैज़ गिवन द नेम ऑफ किटी टू हर डायरी. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो शी सेइंग कि मैं सीधा अपने जो बातें हैं सीधा उनको लिखना स्टार्ट नहीं कर दूँगी. प्लंज मीन जंप और डाइव क्विकली. तो शी सेइंग कि अगर मैं सीधी अपनी बातें, अपनी फैक्ट्स लिखने स्टार्ट कर दूँ तो किसी को मेरी बातें, किटी से जो मैंने बातें करी हैं वो समझ नहीं आएंगी. इसलिए अच्छा यही है कि मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा नॉलेज दूँ, चाहे मुझे वो पसंद नहीं है. शी सेइंग कि मुझे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में लिखना पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊँगी. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36. तो अपने फादर, उसके बाद उस प्यार करती है अपने फादर से. वो कहती है कि उन्होंने मेरी मदर से शादी करी जब वो 36 ईयर्स के थे. एंड शी वॉज 25. और उसकी मदर की एज क्या थी, 25. माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. तो उसकी सिस्टर की सिस्टर का बर्थ हुआ था 1926 जर्मनी, फ्रैंकफर्ट में. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. तो उसका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 में. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. तो जब तक वो 4 साल की थी वो फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. तो उसके फादर जो थे हॉलैंड चले गए 1933 में. एमिग्रेट होता है लीव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर कंट्री. तो दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल होने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ के चले जाना, उसे बोलते हैं एमिग्रेट. तो उसके फादर जो थे 1933 में एमिग्रेट हो गए हॉलैंड में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. उसकी मदर का नाम था एडिथ
हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, तो उसकी मदर जो थी वो सितंबर में उसके फादर के साथ चले गई। वाइल मार्गरेट एंड आई वाज सेंट टू एचिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, और उसकी सिस्टर और उसे उसकी ग्रैंड मदर के पास एचिन में भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, तो मार्गरेट जो थी वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और वो फरवरी में उसके पीछे पीछे चली गई, मतलब वो भी वहीं चली गई। One was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. तो plunked means to put down, तो उसे as a birthday present गिफ्ट किया गया था मार्गरेट को। एन एक तरह से मार्गरेट को बर्थडे प्रेजेंट दिया था एन के रूप में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्ट्रेसरी नर्सरी स्कूल, तो शी सेइंग कि वो उसने नर्सरी स्कूल में अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और जब तक वो 6 साल की हुई वो वहीं पे थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब मैंने अपना फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुपरस, तो उसकी 6th में जो टीचर थी वो थी कुपरस। एट द हेड मिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेट अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, तो जब वो जाने लगी तो उसके टीचर और वो दोनों रो पड़ी क्योंकि वो जा रही थी, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, तो 1941 की समर्स में उसकी जो दादी थी वो बीमार हो गई और उनको ऑपरेट करना पड़ा। तो माई बर्थडे पास्ट विद द लिटिल सेलिब्रेशन, तो उसके बर्थडे पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं की, ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, ज़्यादा पार्टी नहीं करी। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, तो उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कहती किसी को इतना पता नहीं है कि मैं उसे कितना याद करती हूँ, कितना उसके बारे में सोचती हूँ और उनको कितना प्यार करती हूँ। सो एज आई टोल्ड कि एंड वॉज इंट्रोवर्ट, वो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वो अपनी दादी को कितना प्यार करती थी और कितना याद करती है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप द अदर, तो अब जो उसका 1942 में बर्थडे था वो ग्रैंड सेलिब्रेशंस के साथ किया गया ताकि जो उसका प्रीवियस बर्थडे था 1941 वाला वो उसकी भरपाई हो सके। तो एंड ग्रैंड मदर्स कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और बाकी कैंडल्स के साथ ग्रैंड मदर की भी कैंडल जला दी गई। तो शी वॉज मिसिंग हर ग्रैंड मदर अ लॉट। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम कहती हम चारों, मतलब कौन कौन, उसके फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर एंड चारों आपस में अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एंड दैन ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, कहती अब आज की बात मैं स्टार्ट करती हूँ, मतलब अब तक हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, तो सॉलम मीन्स कैरेक्टराइज बाय डीप सिंसेरिटी, मतलब कि अब मैं अपनी डायरी के लिए अपनी डेडिकेशन दिखाती हूँ, उसको अपना प्यार दिखाती हूँ। सैटरडे 20 जून 1942, तो डे है सैटरडे और डेट है 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, सो शी इज स्टार्टिंग बाय calling her dearest kitty. Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots means बहुत ज़्यादा tremble कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो अब उसका रीज़न क्या है? आने वाली मीटिंग जिसमें कि टीचर्स डिसाइड करेंगे कि किसको नेक्स्ट क्लास में डालना है और किसको आगे नहीं रखना है, पीछे वाली क्लास में, इसी क्लास में रखना है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, और ज़्यादातर आधे से ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं? शर्तें लगा रहे हैं। जी एन एंड आई लाफ आर सेल्स सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, वो कहती है जी एन और मैं, हम दोनों हंस रहे हैं। किन पे हंस रहे हैं? 2 लड़कों के ऊपर जो कि हमसे पीछे बैठे हुए हैं, और उनके नाम क्या है? सी एन जेकस, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने अपनी सारी की सारी हॉलीडे छुट्टियों वाली जो सेविंग्स हैं, पैसे बचाए थे छुट्टियों में, वो सारे इस शर्त पे लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते रहते हैं? यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट,
तो वो आपस में एक दूसरे को बोलते थे कि तू पास हो जाएगा, वो कहता है नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, फिर दूसरा कहता है नहीं तू पास हो जाएगा, वो कहता है नो ना मैं तो पास नहीं होता। सो इन दिस वे वो अब शर्तें लगा रहे हैं और इस वजह से जो दोनों गर्ल्स हैं वो हंस रही हैं। इवन जी इज़ प्लीडिंग ग्लासेस, तो जी जो है वो उनको रिक्वेस्ट करती है, उनको रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट करते हुए देखती है, उसकी आंखों में उनके लिए रिक्वेस्ट है कि मत करो। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, मतलब वो जो एन है वो उनको गुस्से से देखती है, ग्लांस करती है। कांट काम देम डाउन, और इतना होने के बावजूद ये दोनों चुप नहीं होते हैं। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। कहते हैं अगर मेरे से कोई पूछा जाए तो कम से कम 1/4 जो बच्चे हैं उनको आगे नहीं प्रमोट करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। कहती मगर टीचर्स ऐसी क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, दे आर अनप्रडिक्टेबल। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कहती मुझे अपनी चिंता नहीं है और मेरी अपनी फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स हियर मीन्स जो उसकी फ्रेंड फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो वो कहती मुझे अपनी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में और अपने बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम पास हो जाएंगे, वी विल मेक इट। वो कहती हम क्लियर कर लेंगे ये क्लास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। कहती जो एक इकलौता सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे नहीं यकीन है कि हम पास होंगे, मैं पास होंगी, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। और कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। नॉट टू लूज़ हार्ट मीन्स हौसला रखना। तो कहती हम एक तब तक एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि हौसला रखो, हिम्मत ना हारो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। कहती मेरी सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से बनती है। देर आर 9 ऑफ देम, तो कितने टीचर्स हैं उसके 9, 7 मैन एंड 2 वीमेन। उनमें से 7 जो हैं वो मेन हैं एंड 2 वीमेन हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फौजी who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much। अब जो उसके टीचर थे मिस्टर कीजिंग जो कि उसको मैथ्स पढ़ाते थे, फौजी मीन्स एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, जो ऐसा जो पुराने ख्यालातों का पर्सन हो, जो पुराने फैशन का वो आदि हो। तो उसके जो टीचर थे बूढ़े थे, थोड़े एज थे, मिस्टर कीजिंग, वो उनको मैथ्स पढ़ाते थे। वो उससे बहुत टाइम से गुस्सा रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वो बातें बहुत ज़्यादा करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड में एक्स्ट्रा होमवर्क। तो उसने पहले बहुत सारी, उसके टीचर ने उसे वार्निंग्स दी बट वो नहीं सुधरी, तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। क्या दिया? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। और किस ऐसे सब्जेक्ट पे ऐसे दिया? चैटर बॉक्स पे। अब चैटर बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि बातें बहुत ज़्यादा करता है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। वो कहती है इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। वो कहती है इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन मीन्स उसको क्विकली से लिखना, जल्दी से लिखना, तो नोट डाउन क्विकली। तो द टाइटल इन माई नोटबुक, तो उसने फटाफट से उसका टाइटल जो था ऐसे का अपनी नोटबुक में लिखा। टक्ड इन इट इन माई बैग, और जो नोटबुक थी वो अपने बैग में डाली। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश करी कि मैं चुप रहूँ। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। तो कहती मैं उस शाम को अपना जब अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया तो अब उसका जो ऐसे वाला नोट था उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो मैंने अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू करा। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो अपने फाउंटेन पेन की टिप को च्यू कर रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कहती कुछ भी, रैम्बल मीन्स टू टॉक और राइट एट लेंथ इन अ कन्फ्यूज और कंसिक्यूशनल वेज, तो मतलब ऐसे ही बेवजह की बेतुकी बातें लिखना। तो वो कहती कोई भी उसके बारे में लंबा ऐसे लिख सकता है, शब्द के वर्ड्स के बीच में स्पेसिस छोड़ के, जगह छोड़ के उसको मतलब 2-3 पेजेस तक खींच सकता है। मगर वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब सेटिस्फाइंग आर्ग्यूमेंट देना चाहती थी इस बात के लिए कि बातें करना क्यों ज़रूरी है। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied। तो कहती मैंने बहुत सोचा और मुझे एक आइडिया आया। मैं जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे असाइन किया था उसके मैंने 3 पेजेस लिखे और मुझे संतुष्ट हो गई कि मैं ये जो मैंने लिखा बहुत ठीक है।
I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. वो कहती मैंने लिखा कि बातें करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी है और मैं इस क्वालिटी को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, एंड दैट there's not much you can do about inherited traits. वो कहती है मैं इसको कंट्रोल में करने की कोशिश करूँगी, बट ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूँ. क्योर माई सेल्फ मतलब इसको सुधारना या इलाज करना. क्यों नहीं वो कहती पॉसिबल है, क्योंकि उसकी मदर भी इतनी ही बातें करती हैं. अगर मेरे से ज़्यादा नहीं करती हैं तो कम से कम मेरे जितनी बातें तो करती हैं. और जो हमारे जीन्स में होती हैं, जो क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, उसको कि हम सुधार नहीं सकते हैं, उसको कुछ नहीं किया जा सकता. मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट. तो वो उसके जो टीचर थे वो उसको पढ़ के बहुत हंसे. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन में सेकेंड ऐसे. तो जब वो कहती मैंने नेक्स्ट पीरियड में दोबारा बात करने की कोशिश की, तो इस टाइम पे उन्होंने एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. इनकरेजिबल मीन्स जिसको कि चेंज नहीं किया जा सके. तो अब इस बार उसको ऐसा टॉपिक दे दिया, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको कि सुधारा नहीं जा सके, चेंज नहीं किया जा सके. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन. मैंने ये कहते लिख के दे दिया और तो पूरे पीरियड्स तक मिस्टर कीजिंग को मैंने कंप्लेंट का मौका नहीं दिया, मतलब चुप रही. हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. अब थर्ड पीरियड में वो परेशान हो गए क्योंकि मैंने फिर से बातें करनी शुरू कर दी. एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो उन्होंने कहा कि अब बातें करने के लिए क्लास में तुमने ये लिखना है. टॉपिक का नाम क्या था? मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स क्वैक क्वैक क्वैक. तो शी हैड बिन गिवन एन अनदर assignment. The class roared. Roared means laughed. I had to laugh too. Thou had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. कहती क्लास हंस रही थी, मैं भी हंस रही. मैं अब पूरी थक चुकी थी, मतलब पूरी तरह यूज्ड हो चुकी थी कि मैं अब उसके लिए कोई नए आर्ग्यूमेंट्स इन्वेंट नहीं कर पा रही थी चैटर बॉक्सेस पे. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब वो टाइम आ गया था कि कुछ नया लिखना था. My friend San, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. तो जो मेरी फ्रेंड है, उसकी एन की जो फ्रेंड थी सैन, वो पोइट्री में बड़ी अच्छी पोइम्स लिखती थी. उसने उसे बोला एन को कि मैं तुम्हारी ऐसे लिखने में हेल्प करती हूँ और ऐसे को वर्स का मतलब पोइट्री का फॉर्म दे देते हैं. और कहती मैंने खुशी खुशी उसकी help accept की. Mr. Keesing was trying to play a joke on me and with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. तो कहती हैं कि मिस्टर कीजिंग जो थे वो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे भद्दा सा सब्जेक्ट दे के, बट मैं पूरा अब ये यकीनन करूँगी कि मैं उनका मजाक बने, मेरी जगह पे उनका ही मजाक बन जाए. आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब कहती मैंने अपनी पोइम लिखनी स्टार्ट करी और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत सुंदर थी. और ये किसके बारे में थी? एक मदर डक और फादर स्वैन और उनके 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में थी. और जो बेबी डकलिंग्स और उनके मदर उनको बाइट कर करके उसके फादर ने मार दिया क्योंकि वो क्वैक बहुत ज़्यादा करते थे. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, मतलब मिस्टर कीजिंग ने उसको इन्जॉय किया और वो भी हंस पड़े. ही रेड द पोइम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स. उन्होंने सारी पोइम जो थी अपने कमेंट्स अपने उस पर कमेंट्स दे के लोग बच्चों को सुनाए. एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी सुनाई. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवन बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. तब से मुझे पूरी परमिशन है कि मैं क्लास में बातें कर सकूं और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया. ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीजिंग्स
always making jokes these days. और अब क्या होता है उल्टा, मिस्टर कीजिंग जो है वो हमेशा मजाक करते रहते हैं आजकल, योर्स एनी, और लास्ट में वो कैसे ख़त्म करती है उस दिन की डायरी को लिखना, योर्स एनी कह के. सो इन दिस वे शी हैज़ रिटन अबाउट वन डे, अपनी पूरी लाइफ का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, अपना पूरे दिन का बताया हुआ है. हमें पता चलता है कि मिस एन फ्रैंक वॉज वेरी लविंग गर्ल, बड़ी मजाकिया थी. शी वॉज अ you know jolly kind of girl, but the tragedy happened, and she died at an early age. But we find the beautiful way she writes her diary, किस beautiful way से उसने अपनी डायरी लिखी है. And it doesn't look like she is 13-year-old girl. It seems like she is a mature girl. She has beautifully penned her day's events. I hope you enjoyed reading this chapter. And if you still have any difficulties, any question, please do share me in the comments. Tell me in the comments. I'll be waiting for them. Thank you and have a nice